हेलो स्टूडेंट्स। बेटे चैप्टर 7 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में इस पार्ट में आज हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। बेटे हमने पढ़ा था कि विजयनगर की स्थापना जो थी वो 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी और यह 14-16 सेंचुरी में ये साउथ इंडिया का अकेला हिंदू राज्य था। अब हम देख रहे हैं कि इस राज्य के जो थे वो कई पार्ट्स थे। उसमें अलग अलग पार्ट्स में जो था इसको बसाया गया था। कोई नगरीय केंद्र था जहाँ पर आम लोग रहते थे, तो कोई धार्मिक केंद्र था जहाँ पर इनके टेम्पल्स वगैरह थे, और एक रॉयल सेंटर था जिसे हम शाही केंद्र या राजकीय केंद्र भी कहते हैं। ये जो था राजकीय केंद्र, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में था। ठीक है, यहाँ पर 60 से अधिक टेम्पल्स थे। यानी कि वैसे तो टेम्पल्स धार्मिक केंद्र में थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी थे। तो उनकी जो नंबर ऑफ टेम्पल्स वर 60। अब फिर हम आगे देखते हैं कि विजयनगर के शासक जो थे वो मंदिर और संप्रदायों को संरक्षण देते थे। ठीक है, यहाँ पर लगभग 30 टेम्पल्स 30 स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जिनको एज ए पैलेस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। यानी कि 60 में से 30 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको कहा गया कि ये महल है। ठीक है, लेकिन लेकिन इनका रिचुअल फंक्शन से यानी धार्मिक कार्यों से इन टेम्पल्स जो 30 स्ट्रक्चर्स मिले थे, इनके कोई भी मतलब रिचुअल फंक्शन इनके कोई भी नहीं थे। धार्मिक कार्यों से इनका कोई संबंध नहीं था। यानी कि इन बिल्डिंग्स में कोई रिचुअल फंक्शंस धार्मिक कार्य नहीं किए जाते थे। और इन बिल्डिंग्स का जो नाम था वो उनकी या तो आकार के आधार पर रखा गया था या फिर उनके कार्यों के आधार पर रखा गया था। ठीक है, अगर बहुत बड़ा है तो उसको नाम दे दिया गया, और अगर वहाँ पर किसी पर्टिकुलर काम का पता है कि हाँ वो काम होता था, तो कार्यों के आधार पर किया जाता था। तो बेटे हमें इसी तरीके का एक बहुत बड़ा भवन मिला है जिसे हम राजा का भवन कहते हैं, द किंग्स पैलेस कहते हैं। परंतु ये मत समझ लेना कि ये राजा यहाँ पर रहा करता था या उसका परिवार यहाँ पर रहा करता था। ऐसा हमें कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जिनसे पता चले कि ये है राजा का आवास था। ठीक है, इसमें जो थे 2 स्टेज थे। एक था जिसे हम सभा मंडप कहते हैं और दूसरा था महानम्मी डिब्बा। इसमें महानम्मी डिब्बा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन मैं आपको सभा मंडप भी बता रही हूँ। तो ये जो सभा मंडप था, यानी ये जो पूरा एरिया था वह डबल जो थे हाई वॉल से सराउंडेड था। ठीक है, अब हम द ऑडियंस हॉल यानी सभा मंडप देख लेते हैं। यह बहुत ऊंचा स्टेज था। यहाँ पर जो थे कुछ कुछ दूरी पर, निश्चित दूरी पर जो थे लकड़ी के पिलर्स बने हुए थे, और इन स्तंभों पर ऊपर तक जाने के लिए मतलब एक बिल्डिंग हो गई और फिर जो थी स्टेयर्स बनी हुई थी जिससे कि ऊपर दूसरी बिल्डिंग पे भी जाया जा सकता था। अब क्योंकि पिलर्स बहुत पास पास थे तो उससे बहुत ही कम खुला स्थान बचता था, इसलिए ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या ये सच में असेंबली हॉल था, ये ऑडियंस हॉल था, क्योंकि इतने लोग तो यहाँ पर इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। ठीक है, तो आओ हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये सभा मंडप कैसा था, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये बेटा ये देखो, ये सभा मंडप है, ये पिलर्स बने हुए हैं। ठीक है, इन पिलर्स के ऊपर पेंटिंग की गई है।
ठीक है। और फिर इसके ऊपर ये पूरी जो छत वगैरह ये पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। ये देखो, ये इस तरीके से पिलर्स बने हुए हैं। तो ऊपर जो है सेकंड फ्लोर है और ऊपर तक जाने के लिए जो है वो स्टेयर्स बनी हुई हैं। देखो ये पूरा इस तरीके से है, देख रहे हो आप। ये पिलर्स के ऊपर मतलब छत बनी हुई है, ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं। तो ये सभी पिलर्स पास पास और निश्चित दूरी पर हैं, ठीक है। और इतने पास पास है कि इनके बीच में जो है गैप ही नहीं है तो बहुत कम है। तो इतने लोग कैसे जमा होते होंगे, यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात है, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिखेगा, ये वैसे तो मदुरई का है, लेकिन इसी तरीके के सभा मंडप है ये तो सभा मंडप यानी ऑडियंस हॉल ही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं सभा मंडप के बाद महानवमी डिब्बा। बेटा ये क्वेश्चन, ये पार्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर ईयर जो है ये एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इसको तो आप अच्छे से याद कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो। तो हम ये देखते हैं कि महानवमी डिब्बा क्या है। यह शहर के सबसे ऊंचे स्थानों पर स्थित था और इसका आधार जो था वो लगभग 10,000 वर्ग परमिट था और ऊंचाई जो थी वो 40 फीट थी। अब हम देखते हैं कि इसका आधार हम मान रहे हैं कि 11,000 था और इसकी हाइट 40 फीट थी। अब देखो 40 फीट कितना होता है। अब हम जिस घर में रहते हैं उस कमरे की जो छत तक ऊंचाई है वो 10 फीट होती है। ऑलमोस्ट सभी के ही ऐसी ही होती है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है इधर उधर हो सकता है, लेकिन अंदाज़न 10 फीट ही होती है ऊंचाई। तो उसके ऊपर हम एक और बिल्डिंग बना लें तो ऊंचाई हो जाएगी 20 फीट, तीसरी बना लें 30 और चौथी बना लें तो 40। अब इमेजिन करो कि 4 मंजिला बिल्डिंग है, ऊंचाई है। तो इतना ऊंचा ये स्टेज था और इस स्टेज का जो बेस था वो 11,000 वर्ग स्क्वायर फीट था और इसके ऊपर एक लकड़ी की स्ट्रक्चर बना हुआ था। उसके ऊपर जो था कौन कौन से चित्र बने हुए थे, इस मतलब इस जो स्टेज था, इसका जो बेस था वुडन था, तो उसके ऊपर भी चित्रकारियाँ जो थी वो की गई थी, ठीक है। और इससे जुड़े हुए जो रिचुअल्स थे यानी जो कार्य थे वो सितंबर और अक्टूबर में वो रिचुअल्स मनाए जाते थे। यानी इस स्टेज के ऊपर एक भव्य जो था वो फंक्शन होता था, वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में होता था। इन्हीं दिनों में जो था उत्तर भारत में दशहरा मनाया जाता था। इसी को साउथ इंडिया में दुर्गा पूजा कहते थे और गुजरात की तरफ इसको नवरात्रि या महानवमी कहकर पुकारते थे। तो इस अवसर पर विजयनगर के शासकों ने जो था ये नवरात्रि या महानवमी मनाते थे। इस अवसर पर शासक अपने रुतबे का, अपने प्रेस्टीज का जो था वो प्रदर्शन करते थे। कैसे करते थे, तो पहले देखते हैं कि इस अनुष्ठान से जुड़े हुए रिचुअल्स क्या थे, सेरेमनी रिचुअल्स क्या थी। सबसे पहले दिन जो था मंदिरों में मूर्तियों की पूजा की जाती थी और राजा के घोड़ों की पूजा की जाती थी। इसके बाद जो था दूसरी ये कहा जाता था कि इस अवसर पे जो था मूर्ति पूजा की जाती थी और राजा के घोड़ों की पूजा की जाती थी। भैंसे तथा अन्य जानवरों की जो थी वो बलि भी दी जाती थी। इस अवसर पर डांसेस होते थे। उसके बाद जो था वो रेसलिंग कंपटीशन होता था और हाथी और घोड़े और सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। इस अवसर पर नायक जो था और उसके जो अधीनस्थ राजा थे
वो राजा और उसके गेस्ट्स के लिए जो थे गिफ्ट्स लाते थे, औपचारिक भेंट देते थे। और जब त्योहार का लास्ट डे होता था तो राजा जो था अपने नायकों की सेना का खुले में निरीक्षण करता था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार अब हम इसको महानवमी डिब्बा को इमेजेस में भी देख लेते हैं। देखो बेटा, ये जो है महानवमी डिब्बा है, इसका जो बेस है वो 11,000 है और इसका जो हाइट है वो 40 फीट है। और ये देखो इसके ऊपर चित्रकारी की गई है। अब तो ये खैर ऑलमोस्ट ख़त्म है, फिर भी इसकी चित्रकारी आज भी जो है बरकरार है, देखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ से भी देख लो। ये देखो, इस पे खड़े हुए लोग जो हैं वो कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, यानी कितना ऊंचा है ये और कितना विशालकाय है। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है फ़ोटो, इसलिए फ़ोटो को आप प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। अब हम देखते हैं कि महानवमी डिब्बा पर जो था वो होता क्या क्या था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सभी मूर्तियों की पूजा की जाती थी, राजा के घोड़ों की पूजा की जाती थी और इस अवसर पर जो था जानवर और भैंसों की बलि दी जाती थी, डांस किए जाते थे, कुश्तियाँ लड़ी जाती थी और घोड़े, हाथी और सैनिकों की शोभा यात्रा जो थी वो निकाली जाती थी। ठीक है, और प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके जो अधिकारी होते थे उनको देने के लिए वो गिफ्ट्स वगैरह लाया करते थे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि लोटस महल क्या था। राजकीय केंद्र में ही, यानी जहाँ पर राजा और उसके शाही बिल्डिंग्स थी, वहाँ पर जो था काफ़ी अच्छा जो था वो पार्क बना हुआ था। जो राजकीय केंद्र था, इसमें जो सबसे सुंदर भवन थे उनमें से सबसे सुंदर जो भवन था वो कमल महल था। अब इसका नामकरण 19वीं सेंचुरी में किया था और अंग्रेज़ यात्रियों ने किया था, परंतु अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि यह भवन जो था वो किस कार्य के लिए प्रयोग में होता था। मैकेंजी ने एक मानचित्र बनाया था और उसमें सुझाव दिया था कि यह एक कौंसिल चैम्बर है, यानी कि यहाँ पर राजा अपने एडवाइज़र से मिलता था और उनसे सलाह वगैरह किया करता था। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत सुंदर जो है वो टेम्पल भी मिला है, जिसका नाम जो था हजारा राम मंदिर था। और इस टेम्पल का यूज़ जो था सिर्फ राजा और उसकी फैमिली किया करती थी। देखो, राजकीय केंद्र में अगर टेम्पल्स मिले हैं ना, तो वो टेम्पल्स जो थे वो रॉयल फैमिलीज़ के लिए होते थे, राजा या उसके परिवार के लिए वो टेम्पल्स होते थे। तो अब हम देखते हैं कि इसकी दीवारों पर कुछ मूर्तियाँ भी बनाई गई थी और अंदर की दीवारों पर रामायण से रिलेटेड चित्र बने हुए हैं और ये भगवान राम को समर्पित है। तो इसलिए इसको हम हजारा राम मंदिर कहते हैं, क्योंकि इसकी दीवारों पर 1000 चित्र जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को देखते हैं, दैट इज़ कमल महल और हजारा राम मंदिर। तो बेटा, ये जो है कमल महल है, ये देखो कमल के फूल की तरह इसकी जो है पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसको हम कमल महल कहते हैं। यहाँ पर राजा अपने कौंसिल के साथ जो था वो फैसले लेता था और एडवाइस किया करता था, लेकिन ये सब हमारा एक अनुमान है कि ऐसा होता होगा, मतलब पक्का नहीं है कि ये एक जो था एडवाइस करने के लिए ही एक महल बना था। इसके बाद हम देख रहे हैं, ये है बेटा, दैट इज़ दिस वन इज़, ये मैं आपको दिखा रही हूँ,
राम मंदिर, हज़ारा राम मंदिर। 1 minute please. This one is हज़ारा राम मंदिर, जिसका यूज़ जो था वो सिर्फ राजा और उसकी फैमिली किया करती थी। और ये दीवारों पर जो थे वो सुंदर चित्र बनाए गए थे। ठीक है, ये देखो दीवारों पर रामायण से रिलेटेड जो है वो इमेजेस हैं। ये इमेज आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी बनी हुई है, इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, तो आप बोलोगे कि ये हज़ारा राम मंदिर है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी तक बेटे हम जो है कमल महल के बारे में देख सके हैं, सभा मंडप, और हम जो है इसमें महानवमी डिब्बा, इस सब के बारे में अब हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, दैट इज़ धार्मिक केंद्र। स्थानीय मान्यता है कि जो तुंगभद्रा नदी है इसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। ऐसा माना जाता है कि ये वही पहाड़ियाँ हैं जिन्होंने सुग्रीव और बाली के राज्यों की रक्षा की थी। आपने रामायण तो देखी या पढ़ी तो होगी ही, आपको पता है सुग्रीव बाली कौन थे। तो ये वानर राज थे और इन्हीं पहाड़ियों में रहा करते थे। ठीक है, और दूसरी मान्यता ये है कि यहाँ पर यहाँ की जो स्थानीय मातृ देवी थी, दैट इज़ पंपा देवी, उन्होंने जो था यहाँ पर भगवान विरूपाक्ष को पति के रूप में पाने के लिए जो थी वो घोर तपस्या की थी। यहाँ जो मातृ देवी पंपा देवी हैं वो पार्वती जी का अवतार हैं, और जो विरूपाक्ष हैं ये भगवान शिव का अवतार हैं। ठीक है, तो शिव को पति के रूप में पाने के लिए पंपा देवी ने यहाँ पर तपस्या की थी। और आज भी जो है यहाँ पर विरूपाक्ष टेम्पल में इन दोनों का विवाह जो है हर साल धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इन पहाड़ियों में जैन मंदिर भी थे। इस प्रकार यह विजयनगर जो था वो कई धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। देखो बेटे, अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो साउथ इंडिया अपने टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पल्लव शासकों ने जो था वो टेम्पल्स बनवाए, फिर चालुक्य शासकों ने बनवाए, होयसल ने बनवाए। ठीक है, तथा चोल वंश तो अपने टेम्पल्स के लिए ही बहुत प्रसिद्ध थे। तो इन्होंने मैक्सिमम टेम्पल्स जो थे वो साउथ इंडिया में इनका निर्माण करवाया था, क्योंकि ये रूल ही साउथ इंडिया में करते थे। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि आमतौर पर शासक जो थे वो अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देते थे। तो राजा जो थे वो खुद को या तो ईश्वर का दूत मानते थे, या फिर अपने आप को ये कहते थे कि ईश्वर ने हमें ये आदेश दिया है। तो आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए जो था मंदिर निर्माण को महत्व देते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मंदिर जो थे वो शिक्षा के केंद्र भी थे। यहाँ पर एजुकेशन भी दी जाती थी, क्योंकि प्राचीन काल में एजुकेशन देने का काम जो था पुरोहित और पंडितों का ही होता था। तो ये मंदिर जो थे वो शिक्षा के केंद्र भी थे। ठीक है, और राजा तथा अन्य लोग मंदिरों के रखरखाव के लिए भूमि और संपत्ति भी जो थे वो दान में देते थे। ठीक है, और विजयनगर के शासक जो थे विरूपाक्ष भगवान की ओर से शासन करने का दावा करते थे। इसका मतलब है कि अगर वो मार्केट से कुछ भी लेते थे, ठीक है, भगवान की ओर से शासन करने का दावा करते थे, और सभी जो राजा की तरफ से ऑर्डर्स निकाले जाते थे ना,
उन पर कन्नड़ में श्री विरूपाक्ष शब्द जो था वो अंकित होता था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरीके से विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया और उसमें कुछ चेंजेस भी लाए और उनको डेवलप भी किया। ऐसे ही चेंजेस थे दैट इज़ गोपुरम और मंडप। ये गोपुरम क्या होते हैं? गोपुरम जो है वो बहुत ऊंचे होते हैं। ये ऊंचे ऊंचे जस्ट लाइक एंट्रेंस गेट होते हैं टेम्पल्स में। और अगर गोपुरम से लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत मिल जाता है। और केंद्रीय देवालयों की मीनारें जो हैं इनके सामने काफ़ी छोटी होती हैं, यानी जो अंदर के मंदिर की दीवारें हैं वो इनके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। और इससे उन शासकों की ताकत का भी पता चलता था जिन्होंने इतनी ऊंची मीनारों का निर्माण करवाया, और इसके लिए उन्होंने आवश्यक साधन, तकनीक और कौशल जो थे वो जुटाए थे। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे हैं, दैट इज़ गोपुरम किसे कहते हैं। तो पहले देखो बेटे, हम ये देख रहे हैं कि ये विजयनगर एम्पायर है। ठीक है, ये देखो अब ये शुरू दूर से ही विरूपाक्ष टेम्पल दिख रहा है। ठीक है, ये जो है विरूपाक्ष टेम्पल है। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो है पंपा देवी ने भगवान शिव विरूपाक्ष को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। और इन पहाड़ियों में जो थे यहाँ पर इन पहाड़ियों में ही जो था जैन मंदिर भी मिले हैं। ठीक है, इसके बाद आई वॉन्ट टू सी, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इनकी पहाड़ियाँ थी जिन्होंने इनको चारों ओर से जो था वो घेरा हुआ था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। महानवमी दैट इज़ धार्मिक केंद्र में हमने ये पढ़ लिया कि श्री विरूपाक्ष की तरफ से शासन करने का दावा करते थे और हर ऑर्डर के ऊपर श्री विरूपाक्ष शब्द जो था वो अंकित होता था। उसके बाद हम गोपुरम पढ़ रहे थे कि गोपुरम बहुत ऊंचे होते हैं। ये मंदिरों के प्रवेश द्वार होते हैं और दूर से ही मंदिर के होने का संकेत देते हैं। और केंद्रीय देवालयों की मीनारें जो थी वो इसके सामने छोटी होती थी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जो है इमेज दिखा रही हूँ कि गोपुरम क्या होते हैं। दैट इज़ दिस वन। देखो बेटा, ये तो है नॉर्थ इंडिया के मंदिर, सिंपल मंदिर। ठीक है, ये जो है गोपुरम होते हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर से हमें पूरा शहर नज़र आएगा तो ये दिखाई देंगे। ये देखो, ये गोपुरम है। ये देखो नज़दीक से देखते हैं कि इन गोपुरम में होता क्या है। ये देखो, इनमें मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ इस्टेब्लिश हैं और इसको हम गर्भगृह कहते हैं जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है। ये देखो कितनी खूबसूरत जो है डॉल्स बनाई गई हैं। ये देखो, ये भी एक गोपुरम है। देखो कितनी ऊंची इसकी ऊंचाई कितनी ऊंची है। और उस टाइम इनको बनाना, जब इंजीनियरिंग बिल्कुल भी विकसित नहीं थी, और उस टाइम इनको बनाना अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात है। ये देखो कितने खूबसूरत बने हुए हैं। ये मैंने बहुत सारे गोपुरम लिए हैं। ये देखो, होप कि आपको गोपुरम का अच्छे से पता लग गया होगा कि गोपुरम क्या होते थे। ठीक है, तो ये प्रवेश द्वार होते थे, एंट्रेंस गेट होते थे।
अब हम आगे चलते हैं, दैट इज मंडप। इसके अलावा अन्य स्थापत्य के जो नमूने थे वो मंडप थे और लंबे स्तंभों वाले गलियारे थे जो मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने होते थे। अब मैं आपको मंडप दिखाती हूँ कि मंडप क्या होते हैं और वहाँ पर क्या काम होता है मंडप में। आपको ये दिखा रही हूँ, ये भी मंडप है। ये देखो, ये पिलर्स बने हुए हैं। ये देखो पिलर्स भी कितने खूबसूरत बने हैं, इनके ऊपर भी कितनी सुंदर चित्रकारी जो है वो की गई है। ठीक है, ये देखो ये मंडप है, ये रथकलियाँ हैं। ये जो रथकलियाँ होती है ये पत्थरों से बनाई जाती थी। ठीक है, ये है रथकलियाँ और ये है मंदिर का गर्भगृह। गर्भगृह होता है जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है। ठीक है, और मंडप किस काम आते हैं? मंडप इस काम आते हैं कि एक तो वहाँ पर जो है शादियाँ की जाती हैं और दूसरा यहाँ पर दुकानदार भी अपनी दुकानें भी लगा सकते थे और तीसरा यहाँ पर धार्मिक कार्य किए जाते थे। ठीक है, ये देखो ये मंडप है, ये बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हवन वगैरह किए जाते थे, विवाह किए जाते थे। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं विट्ठल स्वामी का टेम्पल और दैट इज़ विरूपाक्ष टेम्पल। मंडप भी हमने देख लिए, दैट इज़ विरूपाक्ष टेम्पल। जो विरूपाक्ष टेम्पल का निर्माण जो था वो कई शताब्दियों में हुआ है, यानी कि ये कोई आज का नहीं बना, इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगा था। और जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी तो इसकी स्थापना के बाद इसे और अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने जो था एक मंडप बनाया गया था जो कि कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। यानी जब कृष्णदेव राय राजगद्दी पर बैठे थे तो इस खुशी में उन्होंने विरूपाक्ष टेम्पल में एक सभा मंडप बनवाया था और बाद में उन्होंने पूर्व की तरफ गोपुरम का निर्माण भी करवाया था। और केंद्रीय जो परिसर था उसके केंद्रीय परिसर पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक ही सीमित रह गया था। यानी कि ऊंचे ऊंचे गोपुरम बन गए, सभा मंडप बन गया, लेकिन जो मेन टेम्पल था वो कुछ भाग तक ही सीमित रह गया। अब हम देखते हैं कि जो मंदिर का जो सभागार था यानी जो ऑडियंस हॉल था वहाँ पर क्या क्या कार्य हो रहे थे। वहाँ पर जो था देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई थी, म्यूज़िक, डांस, प्ले के प्रोग्राम्स चल रहे थे। मतलब प्रोग्राम रखे जाते थे और किसी हॉल में जो था देवी देवताओं का विवाह किया जाता था और कहीं और कुछ का प्रयोग जो था वो देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए भी किया जाता था। और इस अवसर की जो मूर्तियाँ होती थी वो विशेष होती थी और वो केंद्रीय जो देवालय थे उनमें स्थापित मूर्तियों से वो मूर्तियाँ अलग थी। यानी कि ये मूर्तियाँ सिर्फ विशेष रिचुअल्स जब किए जाते थे, धार्मिक कार्य किए जाते थे, तभी इनका यूज़ होता था। तो ये जो गर्भगृह में मूर्तियाँ रखी गई थी उनसे ये डिफरेंट थी। इसके बाद हम देखते हैं विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप हैं। महाराष्ट्र में विष्णु जी की बहुत माना जाता है। तो यहाँ पर कर्नाटक में तो विरूपाक्ष यानी जो शिव के अवतार थे उनको माना जाता था, लेकिन फिर कर्नाटक के लोगों ने
विष्णु की भी पूजा करनी शुरू कर दी थी। इससे पता चलता है कि विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को अपनाया था। फिर हम बताएंगे कि अन्य मंदिरों की तरह इसमें भी कॉन्फ्रेंस हॉल थे और इसमें भी रथ के आकार का जो था अनूठा मंदिर था। ठीक है। और मंदिर परिसरों की चारित्रिक विशेषता रथ गलियां थी जो मंदिर के गोपुरम में सीधी रेखा में जाती थी और इन गलियों का जो फर्श था वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इसके दोनों तरफ स्तंभ वाले मंडप थे और जिसमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। ठीक है। अब मैं आपको ये विट्ठल स्वामी का मंदिर बता रही हूँ। इसको आप देखेंगे। 1 मिनट बेटा। दैट इज रथ की शेप का ये टेम्पल। ये देखो, ये पहाड़ियों में बना हुआ है और इसके जो ये रथ हैं के जो पहिए हैं वो आगे भी हो सकते हैं। ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टेम्पल में कोई 56 के करीब पिलर्स हैं और पिलर्स को अगर आप छू लो, हल्की सी भी उसमें थाप दे दो तो उसमें से अपने आप म्यूज़िक निकलता है इसकी दीवारों में से, इसके पिलर्स में से। ये देखो, ये दबा रहा है तो इसमें से बहुत खूबसूरत जो है वो म्यूज़िक निकलता है। ठीक है। ये सारा विट्ठल स्वामी का टेम्पल है। ये देखो, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये इसके पिलर्स हैं, कितने सुंदर पिलर्स हैं। ये यहाँ पर देखो, क्लियर नज़र आएगा आपको। ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि काफ़ी जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ महल, मंदिर तथा बाज़ारों का अंकन। देखो बेटे, ये वैसे तो इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक, लेकिन फिर भी आप रिस्क नहीं लेंगे, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन तो एटलीस्ट बन ही जाएंगे। तो 20वीं शताब्दी में इस स्थान का जो संरक्षण था वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड कर्नाटका एंटीक म्यूज़ियम को दे दिया गया। ठीक है। उन्होंने इसका संरक्षण किया और 1976 में हम्पी को जो था वो नेशनल इम्पोर्टेंस इसको दी गई और इसके बाद जो था 1980 के दशक के आरंभ में अलग अलग प्रकार के जो अभिलेख इकट्ठे किए गए थे, सर्वे किए गए थे, उनका बहुत ही बारीकी से जो था उनको स्टडी किया गया। ठीक है। और इस कार्य में 20 इयर्स लग गए और साल के कोई दर्जनों विद्वानों ने जो थी इस जानकारी को इकट्ठा किया और संरक्षित करने का कार्य किया। आओ हम इस विस्तृत प्रक्रिया के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो इनका आंकलन करते हैं। तो सबसे पहले जो पूरा एरिया है उसको 25 वर्गाकार भागों में बांट दिया गया। बेटा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप जिस एरिया में रहते हो, आप जो है उसका एक मैप बनाओ, तो अब आप उस मैप को बनाने के लिए पहले उस पूरे एरिया का बहुत बारीकी से जो है वो सर्वे करोगे कि कहाँ पर जो है उनको आपको वो चीज़ मतलब हर चीज़ को बारीकी से नीटली जो है उसको देखोगे। तो ऐसे ही हुआ कि उन्होंने भी इस पूरे एरिया की हिस्ट्री को जानने के लिए इसको 25 जो थे
वर्गाकार भागों में बांट दिया गया और हर वर्ग को वर्णमाला का एक अक्षर दे दिया गया। यानी कि जैसे मान लो पूरा एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसे 25 भागों में बांट दिया गया और हर पार्ट को एक अक्षर का नाम दे दिया गया, जैसे ABCD इस तरीके से। ठीक है, फिर उन 25 वर्गाकार भागों को आगे 25 इकाइयों में बांटा गया और फिर उसके बाद उन्हें छोटी इकाइयों में भी बांटा गया। तो ये सारा सर्वे जो था वो बहुत मेहनत से किया गया था और इस सर्वे की वजह से हजारों संरचनाओं के अंश, छोटे देवस्थल और आवासों से लेकर बड़े बड़े मंदिरों तक को जो था यह इसके बारे में पता चला। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये डिवाइड करते हैं। ये देखो, ये ठीक है, तो ये 25 जो था वर्गाकार भागों में बांटा गया, फिर उसको आगे बांटा गया, फिर उनको बांटा गया और हर चीज़ से रिलेटेड जो थे वो अभिलेख इकट्ठे किए गए, यात्रियों के वृत्तांत मैच किए गए और फिर जो था वो कोई कंक्लूज़न निकाला गया। ये देखो, ये आपकी NCERT का एक पार्ट है, इसके साथ ही ये आपका लेसन जो है वो ख़त्म हो रहा है। जॉन M. फ्रिट्स और जॉर्ज मिशेल तथा MS नागराज, इन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने यह भी लिखा कि विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन से हम नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, टेक, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारे एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए गए और संभवतः जो था चटकीले रंगों से चित्रित थे। कहते हैं वैसे तो लकड़ी की जो संरचनाएं अब नहीं रही हैं, क्योंकि कितने साल बीत गए, इसके ऊपर अटैक हुए, ये पूरी तरह से नष्ट ही हो गया था। तो हमें कोई लकड़ी के स्ट्रक्चर्स तो नहीं हैं और केवल पत्थर की संरचनाएं जो हैं अस्तित्व में हैं। और यात्रियों ने जो पीछे अपने डिस्क्रिप्शन छोड़े थे, तो उससे भी हमें जो है जीवन के कुछ आयामों को पुनः निर्मित करने में सहायक होते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए यही टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।